तो आइए सर थोड़ा सा देखते हैं कि प्रीवियस बजट में क्या क्या चीजें थी जो कि हमें इस साल हमें ध्यान देनी पड़ेंगी। सबसे बड़ी बात सर कि इसमें जो रिबेट थी अंडर सेक्शन 87A, पहले वो 2500 तक सीमित थी। असेसमेंट ईयर 2021 के लिए वो सर वो रिबेट बढ़कर 12,500 रुपए कर दी गई है। यानी कि आपकी इनकम अगर 5 लाख रुपए तक आती है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसमें सर ध्यान देने वाली बात यह है कि 5 लाख रुपए तक टैक्स तो कोई नहीं लगेगा, लेकिन आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की रिक्वायरमेंट है अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। ये बात सर 139 में हमारी लिखी हुई है। उसके बाद सर एक सेक्शन आया है डिडक्शन के लिए 80EEA। ये 80EEA सर किसके लिए आया है? ये आया है सर किसी को हाउस प्रॉपर्टी परचेज करनी है, एक असेसी है, उसके पास कोई भी हाउस प्रॉपर्टी इस समय नहीं है। अगर वो 19-20 के फाइनेंशियल ईयर में कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेज करता है जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपए तक है, यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग वाली जो स्कीम की जो लिमिट है वो यहाँ पे एप्लीकेबल है, 45 लाख रुपए वाली लिमिट जो एप्लीकेबल है, और उसका जो लोन सैंक्शन होता है वो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में होता है। तो हमको सर इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन मिल जाएगा 1.5 लाख रुपए का। और सर ये जो डिडक्शन होगा ये 24B की डिडक्शन के अलावा होगा, यानी कि असेसी दोनों डिडक्शन क्लेम कर सकता है, 24B की डिडक्शन भी क्लेम कर सकता है। अगर वहां से कोई अमाउंट बच जाता है तो उसको वो अपनी 80EEA की डिडक्शन में क्लेम कर सकता है। जैसे सपोज करो कि इंटरेस्ट की लाइबिलिटी 3.5 लाख रुपए की आई, टोटल इंटरेस्ट की लाइबिलिटी, और प्रॉपर्टी हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में तो मैक्सिमम इंटरेस्ट हमारा 2 लाख रुपए तक का मिलता है। अब सर जो बच गया 1.5 लाख रुपए जो बच गया उसका हम क्या कर सकते हैं? उसको सर हम 80EE में क्लेम कर सकते हैं। ये सरकार ने सर थोड़ा सा हमारी स्कोप इसमें बढ़ा दिया है। दूसरा सिमिलर पैटर्न पे सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है 80EEB। ये सर इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। अगर कोई एसएससी इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करता है फाइनेंशियल ईयर 1920 में लोन लेके, तो जो उसके ऊपर ब्याज वो भरेगा उसको 1.5 लाख रुपए तक सर ब्याज माफ हो जाएगा 80EEB के अंदर। इसके लिए सर वही है कि लोन आपका सैंक्शन होना चाहिए 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 23। इसमें से थोड़ा टाइम पीरियड ज्यादा दिया हुआ है, जैसे कि 80EEB में हमें टाइम पीरियड मिला था खाली 19-20 के लिए कि हमारा लोन उसी साल में सैंक्शन होना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में सर ये लिमिट जो हमारी 4 साल की मिल गई है, 19 से लेकर 2023 तक। इसमें सर क्वेश्चन ये आता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है हमारे पास, अगर कोई पहले से कोई गाड़ी है तो क्या हमें इसकी डिडक्शन मिलेगी? तो इस केस में सर थोड़ा सा क्लैरिफाई इन्होंने किया हुआ है कि अगर मेरे पास कोई नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल है, सपोज किसी मेरे पास कोई पेट्रोल की गाड़ी है या मेरे पास कोई डीजल की गाड़ी है पहले, और मैं फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करना चाहता हूँ, तो सर उस इलेक्ट्रिक व्हीकल के संदर्भ में मुझे ये वाली डिडक्शन मिल जाएगी, यानी कि इंटरेस्ट की। और अगर मैं सर एक गाड़ी ना खरीद के सर 2 गाड़ी परचेज करना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो मिलेगा? देखिए सर इस केस में कोई इस संदर्भ में कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस इसके लिए अभी नहीं है कि खाली एक के लिए मिलेगी या 2 से 1 से ज्यादा के लिए भी मिल सकती है। लेकिन जो इंटेंशन है मेमोरेंडम में जो कहा गया है सर वो ये समझ में आता है उसको पढ़ के कि अगर मैं मोर देन 1 भी परचेज करता हूँ तो वो आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट का बेनिफिट। तीसरा सर इसमें यह है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात आती है सर सैलरी में। पिछले साल सर ये 40,000 रुपए की थी, इस साल ये बढ़ के सर 50,000 रुपए हो गई है। डिडक्शन है सर, कोई किसी में कोई कंडीशन नहीं दी हुई, विदाउट एनी कंडीशन है, 50,000 रुपए सीधा माइनस कर दो सैलरी की इनकम में से, जो भी इनकम आपकी सैलरी हेड में बन रही है। जी राहुल बताएं। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में मेरे को ये पूछना है, इसमें ये लिखा हुआ था कि जैसे हाउस प्रॉपर्टी के केस में वहां पे एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में मैं पूरे साल में कितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदूं सबकी डिडक्शन मिल जाएगी? राहुल देखो उसमें ये लिखा हुआ है कि जब जिस दिन मेरा लोन सैंक्शन हो रहा है, जिस डेट को मेरा लोन सैंक्शन हो रहा है उस दिन मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं होना चाहिए। अगर तो उस दिन मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है तो सपोज करो मैंने एक साथ अगर 2 या 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करे, तो उसका मतलब तो ये निकलता है कि मेरे को सारा का इंटरेस्ट मेरे को मिल जाएगा 80EEB में बी के अंदर। बाकी सर इसमें क्लैरिफिकेशन इसमें शायद आ सकती है, उम्मीद है ऐसी कुछ क्लैरिफिकेशन इसमें आने की कि भाई सब एक के लिए मिलेगा या दो या उससे ज्यादा परचेज करते तो भी हमें मिल जाएगा। यानी कि अगर सेम डे में मैं और परचेज कुछ करता राहुल? हूँ, अगर मैं सेम डे में परचेज करता हूँ तब तो मिल जाएगा, लेकिन अगर अलग अलग दिन परचेज हाँ तो करता वही हूँ। है ना, क्योंकि उस दिन अगर मैं सेम डे में परचेज कर रहा हूँ, अगर मैं सेम डे में परचेज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उस दिन उससे पहले कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है तो मिल जाना चाहिए उस केस में। ठीक। चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद सर सैलरी में सर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए की है, ये इन्होंने कर दी है। इसमें सर 2 डिडक्शन नहीं मिलेंगे अब आपको, जो कि पहले जब 40,000 रुपए की लिमिट थी जब भी नहीं मिलती थी। ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल अलाउंस, इन दोनों को सर हटा के स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट हम ले सकते हैं। अच्छा सर, क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन पेंशन वालों को मिलेगी जिनकी पेंशन की इनकम आ रही है और जो सैलरी में टैक्सेबल होती है? इनका सर ये है, इसका क्रक्स ये है सर, जो भी हमारी इनकम टैक्सेबल हो रही है उसमें उन सारे इनकम में से हमको ये डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आता है सर हमारे पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर देखिए पहले क्या था कि अगर मेरे पास 2 घर हैं और दोनों घर में अपने सेल्फ पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो एक घर को तो मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकता था और दूसरे घर को मुझे डीम्ड टू बी लेट आउट दिखाना पड़ता था। यानी कि जो इनकम टैक्स होती थी मेरी, नोशनल रेंट, वो टैक्स कर देते थे उसको, तो मेरे को टैक्स ज्यादा देना पड़ता था उस केस में। अब सर सरकार ने इस साल से बेनिफिट ये लाई है कि मेरी 2 प्रॉपर्टी को मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकता हूँ। अगर उसके बाद कोई प्रॉपर्टी बचती है उसी को डीम्ड टू बी लेट आउट मेरे को दिखाना पड़ेगा। अगर सपोज कीजिए मेरे पास 3 घर है सर और तीनों को मैं एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाता था, पहले कोई भी घर मैंने रेंट पे नहीं चढ़ाया हुआ, तो मैं सर अपनी मर्जी से ऑप्शन दिया हुआ एसएससी को कि कोई भी 2 घर वो चुन ले, उनको मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड उनको सरकार सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेगी और उसकी एनुअल वैल्यू जीरो कैलकुलेट की जाएगी। और जो तीसरा घर है उसको सर डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाएगा। उसके बाद सर सेम सेम कुछ इससे मिलता जुलता सर 54 में अमेंडमेंट आई है। सेक्शन 54 किस लिए होता है, जैसे पता ही है, रेजिडेंशियल हाउस मैंने कोई सोल्ड आउट करा और मेरे को कोई कैपिटल गेन अराइज हुआ उससे, और मैं उसको बचाने के लिए इन्वेस्ट करता हूँ अनदर रेजिडेंशियल हाउस में, तो मुझे सेक्शन 54 की डिडक्शन जो है वो मिल जाती है। सर पहले इसमें कंडीशन ये थी कि 54 की डिडक्शन मेरे को मिल तो जाएगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन मेरे पास सिर्फ 1 रेजिडेंशियल हाउस में था। अगर मैं उस कैपिटल गेन के पैसे को only 1 रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करता हूं, only then I will be eligible for deduction under section 54। अगर मैं 2 या उससे ज्यादा में पहले इन्वेस्ट करता था तो मुझे डिडक्शन 54 की एलिजिबल नहीं थी। लेकिन सर इस वाले बजट में इस कंडीशन को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया है कि अगर मैं उस कैपिटल गेन के पैसे को 1 या 2 घरों में भी इस्तेमाल करता हूँ, 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी तक परचेज करता हूँ मैं उस कैपिटल गेन के पैसे से, तो मेरे को डिडक्शन मिल जाएगी सर सेक्शन 54 की। और सर कैपिटल गेन का अमाउंट मेरा 2 करोड़ रुपए तक होना चाहिए, ये एक और मेजर कंडीशन है इसके लिए। अगर मेरा कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए तक है और मैं उस कैपिटल गेन के पैसे को बचाने के लिए इन्वेस्ट करता हूँ 2 हाउस प्रॉपर्टी में, तो मेरे को सर डिडक्शन अलाउड है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। एक सर अमेंडमेंट आई है डीलर्स, ये जो डीलर्स और प्रॉपर्टी डीलर होते हैं या डेवलपर्स होते हैं, ये क्या है सर, जैसे इनके पास कोई अनसोल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज का, तो सर अगर इनके नाम पे है वो प्रॉपर्टी, इन्होंने अपने नाम पे रजिस्टर की हुई है, तो सर इनका जैसे डीम टू बी लेट आउट में ये प्रॉपर्टी मानी जाती थी। अगर किसी डीलर के पास सपोज कीजिए 10 हाउस प्रॉपर्टी पड़ी हुई है एज ए स्टॉक बेचने के लिए और वो उसके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो सर वो सारी की सारी उठ के पहले डीम टू बी लेट आउट मान के और नोशनल रेंट उन पे कैलकुलेट करके वो सर टैक्सेबल कर देते थे उनको। उसके बाद सर फाइनेंस एक्ट 2017 में जब आया तो उसमें एक अमेंडमेंट लेके आया कि भाई 1 साल तक हम टैक्स नहीं करेंगे, आपको 1 साल का टाइम पीरियड देते हैं, 1 साल तक आप उनको बेच लो, 1 साल तक हम उसको डीम टू बी लेट आउट नहीं मानेंगे। उसके बाद सर इस बजट में इन्होंने उस कंडीशन 1 साल वाली कंडीशन को फर्दर 2 साल तक कर दिया है कि अगर आपके पास 2 साल तक का टाइम पीरियड है, अगर आपकी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट हो जाती है तो उस केस में आपको हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं लगेगा। अगर वो प्रॉपर्टी 2 साल तक भी नहीं बिकती आपकी, अगर वो प्रॉपर्टी आपकी 2 इयर्स तक भी नहीं बिकती है, तो सर उस पे डीम टू बी लेट आउट वाला प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा और आपको डीम्ड इनकम के ऊपर से टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद आता है सर एक मैंडेटरी क्या बताएं। हेलो, बताएं। इसमें एक चीज पूछनी थी ऊपर कि मान लो मेरा असेसमेंट 18-19 में बीच में मैंने घर खरीदा, बीच में मैंने घर खरीदा, असेसमेंट ईयर 18-19 से पहले असेसमेंट ईयर 17-18 में मैंने घर खरीद लिया था, तो असेसमेंट ईयर 18-19 में मेरी 1 साल वाली कंडीशन पूरी हो गई जी, और असेसमेंट ईयर 18-19 में मैंने उसके ऊपर टैक्स दे दिया, ठीक है, लेकिन असेसमेंट ईयर 19-20 में वो 2 साल वाली कंडीशन, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ आपका क्वेश्चन उसमें ये है कि सर अगर इस साल उसके 2 साल कंप्लीट हो गए किसी भी टाइम पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी असेसमेंट जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 19-20 है उसमें उसके 2 साल कंप्लीट हो गए तो वो डीम्ड टू बी लेट आउट वाले पोर्शन में आ जाएगा। अगर 2 साल कंप्लीट नहीं हुए तो वो
छूट जाएगा, उसे डीम टू बी लेट आउट उसको नहीं मानेंगे उस केस में। अगर सर देखो पिछले साल भी वो टैक्सेबल हो गई थी ड्यू टू द रीजन दैट उसका साल पूरा हो गया था, मान लो पिछले साल भी मैंने उसके ऊपर टैक्स दिया, इस साल सर 2 साल पूरे होने से पहले वो बिक गई, तो इस साल जो रिमेनिंग पीरियड में जिसमें मान लो वो दिसंबर में आके बिक गई, दिसंबर 2019 में आके बिक गई, तो 2 साल से पहले बेच दी ना मैंने वो प्रॉपर्टी, तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का जो रेंट मेरे डीम टू भी कैलकुलेट करता उस पर टैक्स नहीं देना होगा मेरे को। हालांकि पिछले साल मैंने टैक्स दिया होगा क्योंकि पिछले साल खाली 1 साल की कंडीशन एप्लीकेबल थी। जी विनय भैया कुछ कह रहे थे आप, जी बताएं। जब डीम लेट आउट मानेंगे तो कौन से सेक्शन में टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी में या हाउस बिजनेस में? प्रॉपर्टी में होगा सर, हाउस प्रॉपर्टी में होगा सर। ठीक है, और फिर बिल्डर ने कोई लोन ले रखा है उस पे, हाँ ठीक जी है, हाँ जी। तो उसकी लोन की डिडक्शन 24 में, सेक्शन 24 में मिलेगी सर अगर या प्रॉपर्टी सेक्शन मेरी 36 टैक्सेबल हो रही में है हाउस मिलेगी? प्रॉपर्टी में, अगर सर मेरी इनकम टैक्सेबल हो रही है हाउस प्रॉपर्टी में, तो सर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो भी डिडक्शन अलाउड है 24A की 24B की, वो सर वो एलिजिबल है उसको लेने के लिए। तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटरेस्ट ज्यादा है तो 2 लाख तक का इंटरेस्ट मिलेगा उसको, उसके वो सर ऊपर। आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो अकॉर्डिंगली, हम्म वो टैक्स प्लानिंग सर टैक्स प्लानिंग अकॉर्डिंगली का, कर सकते हैं। नहीं नहीं, टैक्स प्लानिंग कैसे करे, तो लॉस हो गया उसको एक तरीके से, तो इंटरेस्ट सर ज्यादा ये पे किया होगा तो उसने। नहीं, अगर वो उसने सर ऐसे बुक्स में दिखाया हुआ, अगर मान लो स्टॉक के रूप में दिखाया हुआ है और हाँ मैं बुक्स में लेके जाता हूँ, मैंने मैंने उसको लोन लिया हुआ है, तो मेरा मान लो ब्याज ज्यादा आ गया उसमें बुक्स में, तो है ना। हाँ और अगर डीम टू बी लेट आउट मैंने वहां पे माना उसको, तो मेरा क्या है कि पहले तो वो 30% वाली जो 24 है की जो मेरी कंडीशन है 30% की डिडक्शन तो वो देगा, उसके बाद हाँ 24B में क्योंकि वो प्रॉपर्टी मेरी लेट आउट मानी जा रही है, तो जो पूरा का पूरा इंटरेस्ट है वो माइनस करेगा, तो हम्म मेरा हाउस प्रॉपर्टी में लॉस ज्यादा आ जाएगा ना एज कम्पेयर टू नहीं, बुक्स। हाउस प्रॉपर ने सपोज करो उसने इंटरेस्ट ही 5 लाख पे कर दिया उस फ्लैट पे, हाँ हाँ ठीक है, और डीम लेट आउट मानेंगे सपोज करो 1 लाख रुपए, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो फिर तो उसको 2 और 30,000 2,30,000 की डिडक्शन मिली ना 5 लाख इंटरेस्ट पे करने के बाद, हाँ वो मिली, ठीक बात है। तो लॉस हो गया ना वही इसमें बात है तो एक सर, तरीके से। तो इसीलिए तो है भाई, अगर आप पहले तो ये प्रोविजन था उसको डीम टू बी लेट आउट क्यों मानते थे, हम्म क्योंकि भाई आप प्रॉपर्टी आप रखे हो अपने पास, निकालो इस प्रॉपर्टी को, बेचो, सरकार को पैसा दो, उसके ऊपर कमा के आप भी कमाओ हम्म सरकार भी कमाएगी, आपने इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रखा है, इसलिए ताकि वो प्रॉपर्टी को जल्दी निकाले अपने यहाँ से स्टॉक में से, सरकार के पास में उसको इन कैश जल्दी करे, इसके लिए आया ना ये चीजें। हम्म बस इससे बिल्डर को सर क्या प्रॉब्लम थी, बिल्डर को प्रॉब्लम थी कि मेरा स्टॉक पड़ा हुआ है, मेरा स्टॉक मान लो बिक नहीं रहा है, तो मेरे को हम्म, उस पर खामा सर टैक्स देना पड़ता था डीम्ड इनकम के ऊपर। अब वो कंडीशन 2 साल हाँ तक उन्होंने एक्सटेंड कर दी है कि 2 साल तक आपके पास टाइम है, 2 साल तक बेच लो, 2 साल के बाद ही हम आपसे टैक्स लेंगे। ठीक है, ठीक है, अच्छा उसके बाद सर सेक्शन 139 में 2 अमेंडमेंट्स है सर, मेजर अमेंडमेंट्स हैं। एक तो सर पहला तो ये कहता है कि अगर मैं किसी इस साल में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 की अगर मैं रिटर्न भर रहा हूँ और मैंने इन सेक्शन जो 54, 54B, 54D ये जो सर सेक्शन है इनमें से किसी की एग्जेम्पशन क्लेम कर रहा हूँ, तो सर मेरे को अपनी रिटर्न मैंडेटरी फाइल करनी जरूरी है। और दूसरा कंडीशन ये है कि सर 3 कंडीशन सरकार ने नई लेके आए हैं कि अगर ये 3 कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं तो सर वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वाली कंडीशन नहीं देखी जाएगी, फिर तो एसएससी को मैंडेटरी के तौर पे अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेट जरूरी हो जाएगा। अगर सर उसने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से अधिक जमा करा दिए, सारे करंट अकाउंट को मिला के, मेरे पास सर जितने भी करंट अकाउंट हैं सारे करंट अकाउंट मैंने जोड़ लिए, सबके सब में अगर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा डिपॉजिट है, डिपॉजिट कैसा सर, आइदर इन कैश हो या बैंक के थ्रू हो या चेक से हो, कैसे भी हो डिपॉजिट है सर उसमें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, तो मेरी इनकम है या मेरी इनकम नहीं है, मेरी ऑडिट बनती है या मेरी ऑडिट नहीं बनती, मेरे को सर अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि सर मैंने इस साल में फाइनेंशियल ईयर 19-20 में फॉरेन ट्रैवल पे खर्चा करा 2 लाख रुपए, सर वर्ड है इनकर्ड एक्सपेंडिचर, पेमेंट चाहे मैंने कम करी है, मान लो मेरे पास एक्सपेंस का बिल आ गया टूर ऑपरेटर का 2 लाख रुपए या उससे अधिक का, तो सर मेरे को अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी जरूरी हो जाएगी, चाहे मैं बिजनेस करता हूँ, चाहे मैं सैलरी करता हूँ, चाहे मैं कुछ भी काम नहीं करता, मैं बाहर घूम के आया खाली उस साल में 2.5 लाख रुपए मेरा खर्चा हो गया फॉरेन ट्रैवल के ऊपर, तो सर मेरे को वो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ जाएगी अपनी। और तीसरी कंडीशन सर ये है कि अगर मैंने उस साल में अपना बिजली का बिल भरा है, चाहे बिजनेस का भरा है, चाहे पर्सनल अपने घर का भरा है, 1 लाख रुपए से सर अधिक मैंने बिजली का बिल खर्चा आया है मेरा इस साल का, तो सर मेरे को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी जरूरी है, मैंडेटरी फाइलिंग है सर उस केस में आईटीआर।
उसमें आप सर बेसिक एग्जम्पशन का लिमिट का फायदा नहीं ले सकते कि मेरी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम बैठेगी तो मैं रिटर्न ऑफ इनकम फाइल ना करूं। नहीं सर, ऐसा नहीं है, फाइल करनी पड़ेगी आपको अपनी आईटीआर। आगे चलते हैं सर। आगे ये है कि सर पहले जो गिफ्ट था नॉन रेजिडेंट्स को अगर हम देते थे सर, वो टैक्सेबल नहीं होता था उसमें नॉन रेजिडेंट के ऊपर। अगर हम इंडिया टू इंडिया देते हैं सर रेजिडेंट वाले, तो वो कंडीशन आती सारी 50,000 रुपए रिलेटिव वगैरह, वो सर एग्जेंट होता था। पर वो सिर्फ रेजिडेंट तक सीमित था उस केस में। अभी इन्होंने उसका सर स्कोप एक्सटेंड करके नॉन रेजिडेंट तक को भी दे दिया है कि अगर मैं कोई रेजिडेंट पर्सन किसी नॉन रेजिडेंट को कोई गिफ्ट देता है तो वो डीम टू बी एक्रू और अराइज माना जाएगा इन इंडिया। ये सर चेंज आया सेक्शन 9 में। उस ट्रांजैक्शन को सर ये डीम टू बी एक्रू अराइज कर दिया इंडिया में, तो वो नॉन रेजिडेंट के लिए अब इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर सर वो रिलेटिव है नॉन रेजिडेंट तो सर वो एग्जम्पशन मिल जाएगी, 50,000 रुपए की एग्जम्पशन उसको मिल जाएगी। अगर सर किसी नॉन रिलेटिव को मैंने ट्रांसफर करा है कोई गिफ्ट, तो सर वो टैक्सेबल हो जाएगा नॉन रेजिडेंट के लिए। दूसरा सर 1034 में थोड़ा सा कुछ इन्होंने हल्का सा चेंज लेके आए हैं कि पहले अगर कोई इनकम होती थी बायबैक ऑफ शेयर्स पे शेयर होल्डर को, ऐसी कंपनी से जो कि लिस्टेड नहीं थी, वो तो एग्जेम्प्ट थी। लेकिन अगर किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर बायबैक करती थी कंपनी और उससे कोई इनकम होती थी, तो सर वो मेरी 46 सेक्शन के अंदर टैक्सेबल थी वो इनकम। अब ये सर चेंज इन्होंने करा है कि वो जो लिस्टेड कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं बायबैक में, उससे जो इनकम जनरेट हो रही है शेयर होल्डर को, वो भी 1034 में सर एग्जेम्प्ट कर दी है। तो अब हमें देखने वाली जरूरत नहीं है कि लिस्टेड कंपनी है या लिस्टेड कंपनी है, बस अगर हमारे सामने ये फैक्ट्स है कि कोई मेरी बैंक स्टेटमेंट में इनकम आ रही है कि बायबैक ऑफ शेयर से कोई इनकम आ रही है, तो सर छूटते वो इनकम मेरी एग्जाम हो जाएगी 1034 में, 1034 ए, सॉरी 1034 ए। आगे सर हमारा ये है कि टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 194 ए। सर देखो पहले क्या था कि बैंक जो है टीडीएस काटता था अगर वो 10,000 रुपए से ज्यादा, अगर वो 10,000 रुपीज से ज्यादा ब्याज देता था तो टीडीएस काटता था 10% के हिसाब से। अब वो सर लिमिट कर दी 40,000 रुपए की। अगर वो बैंक 40,000 रुपए या उससे ज्यादा का ब्याज देगा तो ही वो उसके ऊपर टीडीएस काटेगा 10% का, अदरवाइज वो नहीं काटेगा। और सर सीनियर सिटीजन के केस में लिमिट 50,000 रुपए की है। अगर वो 50,000 रुपए दे रहे हैं सीनियर सिटीजन को तो ही टीडीएस काटेंगे, 50,000 रुपए से कम दे रहे हैं सर तो टीडीएस नहीं काटेंगे। अच्छा सर इसके कोरस्पॉन्डिंग जो सेक्शन है हमारे ATTTA और ATTB, ATTTA में जिसमें 10,000 की रिबेट में वो मिलती है, डिडक्शन मिलती है सेविंग अकाउंट के ऊपर, सर उसमें कोई चेंज नहीं है। वो जो पहले था सेक्शन वो एज इट इज ही है। उसमें सेविंग अकाउंट का अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है आपको तो 10,000 रुपए तक ही है। अगर सपोज की सर 40,000 रुपए आपको ब्याज मिला टोटल, बैंक ने कोई आपको टीडीएस नहीं काटा, तो सर जब आपकी अपनी कंप्यूटेशन बनेगी सर आपका टीटीबी में एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बैलेंस जो 30,000 रुपए है वो टैक्सेबल हो जाएगा आपको, वो देना पड़ेगा एसएससी को जब अपनी रिटर्न फाइल करते समय। ऐसे सर ATTB की जो लिमिट है 50,000 रुपए की थी सर पहले भी, अब भी सर 50,000 रुपए की लिमिट है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। उसके बाद सर रेंट की अगर बात करें सर, रेंट पे पहले 1,80,000 रुपए के ऊपर सर टीडीएस करना होता था। अगर एक बिजनेसमैन जो है 1,80,000 रुपए का रेंट पे करता है एक साल के अंदर, अब सर वो लिमिट बढ़ा के पिछले साल इन्होंने 2,40,000 रुपए कर दिया। अगर जो रेंट 2,40,000 रुपए से या उससे ज्यादा है तो ही टीडीएस की लायबिलिटी आती है, अगर उससे पहले टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी। एक से ये बड़ा अच्छा चेंज लेके आए 194 IA में। एक मिनट निशांत, हाँ जी हाँ जी, सेक्शन 194 ए की लिमिट केवल बैंक्स के लिए बढ़ाई है या अदर्स के लिए बढ़ा दी? नहीं, बैंक्स और जो पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि बैंकिंग का काम कर रहे हैं, खाली ये तीन, ओनली 3 कैटेगरी, बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग काम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तो सर वो 5,000 वाली लिमिट वाली 5,000 रुपए वाली लिमिट ही एप्लीकेबल है बाकी पे तो। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद सर जो वाला सेक्शन है 94 IA ये जो कि ये क्या 50 लाख रुपए से अगर मैं ज्यादा प्रॉपर्टी परचेज करता हूँ तो मुझे 1% का टीडीएस काटना है उसके ऊपर। तो सर 50 लाख रुपए काउंट करते समय क्या चीज लेनी है हमें, उसकी कंसिडरेशन में क्या क्या पर्टिकुलर्स होंगे, उसके ऊपर सर थोड़ा विवाद सा रहता था। जैसे किसी ने फ्लैट खरीदा, अब वो परचेज कंसिडरेशन के दौरान अपना फुल कंसिडरेशन भी दे रहा है, उसके साथ पार्किंग दे रहा है, उसके साथ आप मेंबरशिप फीस भी दे रहा है। तो सर इस सब विवादों से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने क्या दिया, भैया सब चीज जो भी आप इनिशियली कंसिडरेशन दे रहे हो वो सब चीज आपकी इंक्लूड हो जाएगी। जस्ट लाइक आपकी वाटर फैसिलिटी के लिए आपने कोई पैसा दिया, क्लब मेंबरशिप के लिए कोई पैसा दिया, कार पार्किंग के लिए कोई पैसा दिया, ये सब चीजें आपकी सब कंसिडरेशन में काउंट हो जाएंगी। 50 लाख की कंसिडरेशन इन सबको मिलाने के बाद देखी जाएगी। अगर इन सब आइटम को मिलाने के बाद आपकी जो कंसिडरेशन है 50 लाख को पार कर गई तो आपको 1% काटना सर जरूरी बन जाएगा। इसके बाद सर नया सेक्शन लेके आए थे 194M
सर जैसे पिछले साल इन्होंने पहले कहा कि अगर कोई रेंट पे करता है कैपेसिटी में, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए रेंट पे करता है, 50,000 रुपए मंथ पे उसको टीडीएस काटने की लायबिलिटी इन्होंने डाल दी थी। सेम पैटर्न पे सर अगर कोई पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटी में, पर्सनल कैपेसिटी में कोई कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस ले रहा है या कोई प्रोफेशनल सर्विस ले रहा है जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपए से ज्यादा की है, तो सर उसको टैक्स काटना जरूरी बन जाएगा 5% के हिसाब से। और सर उसमें 10 नंबर लेने की उसमें भी जरूरत नहीं है, खाली पेन से आपका काम चल जाएगा, जैसे कि हम प्रॉपर्टी के केस में हम जमा कराते हैं टीडीएस। हेलो सर, हेलो सर, यहाँ पर 50 लाख की लिमिट एक पर्सन के लिए देखी जाएगी या फिर एग्रीगेट देखी जाएगी सर? सर एक पर्सन के लिए सर मैंने किसी एक पर्सन से कांटेक्ट करा, उससे मेरी 50 लाख रुपए का कांटेक्ट हुआ, उसको उसका काटना पड़ेगा। दूसरे से मान लो मैंने 25 लाख का कराया, उसका नहीं काटना पड़ेगा। ठीक है सर्विस प्रोवाइडर वो देखा जाएगा उस केस में। ठीक है। उसके बाद सर छोटी सी डिस्कशन है सर, अब ये मैंने डाला है कि इंटरिम बजट हमारा जो आया था स्टार्टिंग में, क्योंकि सर उस साल 2019 में 2 बजट आए थे। फरवरी में पहले इंटरिम बजट आया, उसके बाद जब नई सरकार आई तो सर दूसरा बजट आया। तो सर जब इंटरिम बजट आया तो सर काफी सारी अच्छी अच्छी घोषणाएं हुई उस टाइम पे, और जब बड़ा बजट आया सर वो जो इंटरिम बजट की सर सारी जो अनाउंसमेंट थी उन्होंने फिर वो उसको एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर दिया फुल बजट के दौरान। यानी कि जो भी अनाउंसमेंट इंटरिम बजट ने की थी वो सारी अनाउंसमेंट सर फुल बजट में कवर्ड है। ये मैंने खाली अलग से इसलिए लिख दिया कि ये पता लग सके कि कौन कौन सी स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स उसमें हुई थी, इंटरिम बजट में हुई थी। उसके बाद सर काफी सारे सेक्शनों में सर एक सिमिलर अमेंडमेंट हुई है, काफी सारे सेक्शनों में एक सिमिलर अमेंडमेंट हुई है, जो कि हुई है इंक्लूजन ऑफ अदर सच इलेक्ट्रॉनिक मोड। जैसे सर पेमेंट रिसीवर पेमेंट देने के लिए क्या है कि हम जनरली इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि पेमेंट कैसे करें या पेमेंट कैसे लें, अकाउंट पे चेक के थ्रू लें, बैंक से सर जाके आरटीजीएस कराएं, बैंक में जाके एनईएफटी कराएं, वो सब उसमें प्रावधान किए हुए थे। लेकिन इन्होंने सर अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी, इलेक्ट्रॉनिक मोड को भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। जैसे कि हमारे ऑनलाइन बैंकिंग हो गई, IMPS, UPI से पेमेंट करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो सब इन्होंने सर ऑप्शन खोल दिए हैं। तो सर इन सारे सेक्शनों में जो सेक्शन नीचे लिखे हुए हैं 13A, 35AD, 40A, 43CA, 44AD, इन सब में छोटे छोटे अमेंडमेंट है कि हमारे जो पेमेंट्स की जो मोड है उसमें खाली इलेक्ट्रॉनिक मोड भी इंक्लूड हो गया है, और कोई इन सेक्शन में अमेंडमेंट है सर। ये जो एम्प्लॉयज के जो सैलरीज के रिगार्डिंग में डिडक्शन मिलती है, इसमें पहले इलेक्ट्रॉनिक मोड वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, अब सर इन्होंने ये भी डाल दिया है 269SS मोड ऑफ टेकिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। अब ये भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से मैं कोई पेमेंट ले सकता हूँ। सर इन सारे सेक्शनों में जो 10-12 सेक्शन है, इन सब में सर सेम अमेंडमेंट आई है कि इनमें जो वर्ड थे बैंक अकाउंट, उसमें खाली बैंक अकाउंट और सच इलेक्ट्रॉनिक मोड ऐड कर दिया गया है। निशांत, हाँ जी, हेलो, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो अमेंडमेंट आई है इंटरेस्ट की, ये पर्सनल यूज के लिए है ना, ये तो या बिजनेस के लिए? पर्सनल यूज के लिए भी है, बिजनेस के लिए भी, सब के लिए भी है। बिजनेस के लिए वैसे मिल जाएगी विदाउट अनलिमिटेड। उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं दिया हुआ कि भाई इस पर्पस के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, इस पर्पस के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है और आपने कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसके रिगार्डिंग में, आपको सर डिडक्शन मिल जाएगी 80 EEB की 1.5 लाख रुपए तक। ठीक है। बस हमें बिजनेस के लिए तो अगर वैसे नॉर्मल चाहिए, बस हम इस ये क्लैरिफिकेशन की अपडेट कर रहे हैं कि क्या मुझे एक से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल रखने की इजाजत है। अगर मान लो जैसे राहुल ने पॉइंट रेज करा कि भैया अगर मैं 2 या 3 मान लो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक साथ परचेज करता हूं तो क्या उसके संदर्भ में मुझे डिडक्शन मिलेगी, उसकी क्लैरिफिकेशन के साथ अभी उसकी वेट कर रहे हैं हम लोग। नहीं, वो तो केवल इंडिविजुअल के लिए होगी ना, बिजनेस को तो पूरी मिल जाएगी ना। बिजनेस वाले सेक्शन 36, 37 में लेगा, इसमें क्यों लेगा? हेलो, तो सर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे 80 EEB में क्या है कि वहां पे जैसे डिसअलाउड करके उस इंटरेस्ट को फिर सर नीचे वो लोग डिडक्शन दे उस चीज की, जैसे डिडक्शन के पहले वो बिजनेस से डिडक्शन को डिसअलाउड करते हैं, फिर इनकम टैक्स वाला अलाउड करते हैं। ये भी हो सकता है। तो सर कुछ डिटेल गाइडलाइंस अभी सर देखनी पड़ेंगी इस केस में। और ठीक है, हाँ जी बताइए। नहीं, अगर बैंक अकाउंट में 5-5 हजार रुपए करके भी 1 करोड़ से ऊपर हो जाता है तो भी वैलिड ट्रांजैक्शन मानी जाएगी? सर उन्होंने लिखा हुआ डिपॉजिट इन एनी करंट अकाउंट,
है ना। अगर आपके सर किसी भी मोड में हो, मान लो कैश छोटा छोटा करके करा हो, एक दिन में करा हो, 10 दिन में करा हो जमा, पूरे साल में अगर 1 करोड़ की लिमिट पार कर गई, जब आप सर कोई भी एसएससी आपके पास आएगा रिटर्न फाइल कराने के लिए, अगर वो करंट अकाउंट मेंटेन करता है और मेरी तो इनकम है ही नहीं, मैंने तो सर कुछ कमाया नहीं, मैं तो ऑलरेडी लॉस में हूँ सपोज, और तो सर आपको उसकी करंट अकाउंट स्टेटमेंट जरूर चेक करनी है और उसमें कैलकुलेट करना है कि उसके डिपॉजिट कितने कितने हैं, चाहे वो कैश डिपॉजिट कराया है, चाहे उसने एनईएफटी से पैसा आया, आरटीजी से पैसा आया, किसी भी मोड से पैसा आया है, खाली क्रेडिट एंट्रीज देख लो उसकी, 1 करोड़ से पार कर गई, सर वो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल देनी पड़ेगी, चाहे लॉस की करो, चाहे कुछ की भी करो, नील की करो। बाकी सर इसमें कुछ बड़े प्रोविजन दिए हुए थे, वो सर हमने इसमें कवर नहीं करें, क्योंकि सर वो जनरली डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल नहीं होते, वो सिर्फ स्पेसिफाइड कैटेगरीज के ऊपर इस्तेमाल होते हैं, जो कि हमारे से कोई ज्यादा लिंकिंग उसकी है नहीं। हमने सर ये प्रयास किया है कि ये जो हम कवर करें वो कवर करें जो मैक्सिमम प्रोफेशनल के साथ एक जनरल जो एसएससी रिटर्न भराने आता है उसको जो इम्पैक्ट जो चीजें होती हैं वो चीज हमने इसमें कवर करने का प्रयास करा है सर।